हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू मॉक टेस्ट के साथ, जो रहेगा आपका पेपर 1 रिसर्च से। आप जानते हैं रिसर्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिसर्च से क्वेश्चंस ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्यों ना हम रिसर्च का मॉक टेस्ट करें। क्योंकि मॉक टेस्ट करने से एक तरह से हमें पता चलता है कि जितना हमने थ्योरी पढ़ी है, क्या हम उस हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज किस हिसाब से पूछी जाती है, तो ये PYQ बेस्ड होंगे। तो चलिए अटैम्प्ट करते हैं। इससे पहले आपके थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको ये चैनल में जो भी कंटेंट है वो अच्छा लगता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि वितरण में कुछ चरम अंक हैं तो बहुलक की इंद्रिय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त उपाय होगा। इसमें क्या कीजिएगा कि आप पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तब मैं आंसर बताऊंगी, तो ये मॉक टेस्ट की तरह ही आपका हो जाएगा। सेकंड है, माध्य विचलन वितरण के फैलाव का सबसे परिष्कृत उपाय है। सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से पूछा गया है कि कथन 1 कथन 2 में दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य। तो उससे पहले एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, जिनको इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए जो क्या कह रहा है। कथन पहला कह रहा है कि यदि वितरण में कुछ चरम अंक हैं तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त उपाय होगा, तो ये है गलत। दूसरा कथन कह रहा है कि माध्य विचलन वितरण के फैलाव का सबसे परिष्कृत उपाय है, तो ये भी आंसर है गलत। यानी ये तो दोनों सत्य बता रहा है, गलत। हाँ जी, ये है ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ठीक, तो क्या है, जो फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि चरम अंक आउटलेयर की उपस्थिति में माध्यिका को आमतौर पर बहुलक या माध्य की तुलना में केंद्रीय प्रवृत्ति का बेहतर माप माना जाता है। माध्यिका माध्यिका मतलब होता है बीज का मध्य मान को दर्शाता है और आउटलेयर से कम प्रभावित होता है। जबकि जो बहुलक होता है, बहुलक का मतलब जो बार बार रिपीट हो, है ना। तो इसमें हमेशा चरम स्कोर वाले संख्यात्मक वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा माप नहीं होता है। क्वेश्चन जो सेकंड कथन था वो क्यों गलत था, क्योंकि मानक विचरण को व्यापक रूप से फैलाव का सबसे परिष्कृत और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला माप मानते हैं, ना कि माध्य विचलन। ठीक है, मानक विचलन प्रत्येक डाटा बिंदु और माध्य के बीच के वर्ग को ध्यान में रखता है, जिससे यह डेटा प्रसार को पकड़ने के लिए अधिक मजबूत माप बन जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राय दृष्टिकोण और अन्य अवधारणाओं की विभिन्न डिग्री को संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन। क्या है, पहला प्रतिगमन, दूसरा क्या है स्केलिंग, तीसरा है भिन्नता और चौथा है समरूपता। ठीक है, तो अगर ये आपको थोड़ा सा छोटे दिख रहे हो तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्केलिंग। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्केलिंग। ठीक है, तो स्केलिंग क्या है कि किसी अवधारणाओं की विभिन्न डिग्री, जैसे कि एग्जाम्पल राय, दृष्टिकोण, बिहेवियर को दर्शाने के लिए संख्या या प्रतीक निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। सामाजिक विज्ञानों में यह अमूर्त चरों को प्रमाणित करने के लिए जरूरी है। विभिन्न प्रकार की स्केल जैसे लिकर्ट स्केल, सीमैटिक डिफरेंशियल स्केल या गुटमैन स्केल, ये दृष्टिकोण या राय के लिए अलग अलग डिग्री मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये स्केल गुणात्मक डेटा यानी क्वालिटेटिव डेटा को मात्रात्मक रूप यानी क्वांटिटेटिव डेटा में बदलने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे सांख्यिकी विश्लेषण क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
माप उपकरण विकसित करने की तकनीकी के लिए सही अनुक्रम की पहचान करना है। माप उपकरण विकसित करने के लिए आपको सीक्वेंस लगाने हैं। ए कह रहा है अवधारणा आयामों का निर्देशन, बी है संकेतकों का चयन, सी है अवधारणा विकास और डी है सूचकांक का निर्माण। तो इसको आपको सीक्वेंस लगाना है, पहले से पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा, ऐसे। ठीक है, एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए तो इसका होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अवधारणाओं का विकास, उसके बाद होगा अवधारणा आयामों का विनिर्देश, उसके बाद होगा संकेतकों का चयन एंड लास्ट में आएगा सूचकांक का निर्माण। ठीक है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो माप उपकरण विकसित करने का सही क्रम अवधारणा विकास से शुरू होता है। तो अवधारणा को परिभाषित करने की प्रक्रिया जिसे मापने की आवश्यकता है ना, उसके बाद अवधारणा आयामों के निर्देश की आवश्यकता होती है, जहां अवधारणा के विभिन्न पहलुओं या आयामों को देखते हैं। उसके बाद संकेतकों का चयन होता है, जिसमें मापने योग्य तत्व की क्या किया जाता है, पहचान शामिल होती है। ठीक है, और अंत में सूचकांक का निर्माण होता है, जहां अवधारणा को मापने के लिए संकेत को एक एकल समग्र स्कोर में संकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी घटना से परिचित होता है या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहे इसके ऑप्शंस। यानी ए है नैदानिक अनुसंधान अध्ययन, बी है खोजपूर्ण शोध अध्ययन, सी है वर्णनात्मक शोध अध्ययन और डी है परिकल्पना परीक्षण अध्ययन। तो यहाँ रहा इंग्लिश में ये डी ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है कि अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी घटना से परिचित होता है या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं खोजपूर्ण शोध अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। तो शोध का प्रयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता किसी अपरिचित घटना को समझने या किसी विशिष्ट विषय में नई अंतर्दृष्टि का पता लगाने के लिए लक्ष्य रखता है। इस शोध प्रकृति में लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और बाद में से अधिक संरचित शोध के लिए एक कदम के रूप में कार्य करता है। खोजपूर्ण अध्ययन आमतौर पर तब किए जाते हैं जब बहुत कम या कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती और उद्देश्य उनका परीक्षण करने के बजाय परिकल्पनाएं उत्पन्न करना होता है, यानी हाइपोथेसिस उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकर्ट प्रकार के पैमाने के संदर्भ में विकल्पों का सही सेट शामिल है। इसमें बताना है आपको, लाइकर्ट प्रकार पैमाने का प्रदर्शन न्यायाधीशों के पैनल के बिना किया जा सकता है। लाइकर्ट प्रकार के पैमाने विश्वसनीय नहीं होते। लाइकर्ट प्रकार पैमाने के निर्माण में अधिक समय लगता है, या लाइकर्ट प्रकार पैमाने में प्रत्येक कथन को विभेदकारी क्षमता के लिए एक अनुभवजन्य परीक्षण दिया जाता है। लास्ट है, लाइकर्ट प्रकार पैमाने का उपयोग प्रतिक्रिया केंद्रित अध्ययनों में किया जा सकता है। लाइकर्ट प्रकार के पैमाने के बारे में अगर आप जानते हैं तो बखूबी आप इसका आंसर दे लेंगे। ये रहा इंग्लिश में। ठीक है चलिए, तो जो इसका आंसर होगा ये देखिए, तो यहाँ सबसे पहले होगा लाइकर्ट प्रकार पैमाने का प्रदर्शन न्यायाधीशों के पैनल के बिना किया जा सकता है, ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लाइकर्ट प्रकार पैमाने में प्रत्येक कथन को विभेदकारी क्षमता के लिए एक अनुभवजन्य परीक्षण दिया गया है। एंड लाइकर्ट प्रकार पैमाने का उपयोग प्रतिक्रिया केंद्रित अध्ययनों में किया जा सकता है, यानी ADE का है, वेयर इज ADE, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रश्नों का उपयोग उन अध्ययनों में अधिक किया जाता है जो परिणामों के सांख्यिकी महत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करते।
कथन दूसरा है कि शोध प्रश्न सामान्य रूप से खोजपूर्ण अध्ययनों पर हावी होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है, या दोनों सही हैं। ये देखिए इंग्लिश में। चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि शोध प्रश्नों का उपयोग उन अध्ययनों में अधिक किया जाता है जहाँ मतलब जो परिणामों के सांख्यिकी महत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो ये सही है। शोध प्रश्न सामान्य रूप से खोजपूर्ण अध्ययनों पर हावी होते हैं, तो ये भी कथन सही है, यानी ए और मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सत्य, बोथ आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। देखिए कथन ये सत्य है क्योंकि शोध प्रश्न अक्सर गुणात्मक अध्ययनों में या उन अध्ययनों में प्रयोग किए जाते हैं जो मुख्य रूप से सांख्यिकी महत्व पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। जहां उद्देश्य मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव ठीक है होता है, तो वहाँ परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बजाय घटनाओं की गहराई से खोज करना होता है। और कथन दो इसलिए सही है क्योंकि खोजपूर्ण अध्ययनों का उद्देश्य कम समझी जाने वाली घटनाओं की जांच करना होता है, और इस प्रकार शोध प्रश्न परीक्षण के लिए परिकल्पनाओं से शुरू करने के बजाय लचीलेपन और खोज की अनुमति देते हुए अध्ययन का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध अध्ययन में इतिहास के प्रभाव घातक हो सकते हैं। ठीक है, आर कह रहा है रीजन, अध्ययन के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं उत्तरदाताओं की राय और दृष्टिकोण का प्रभावित नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, या दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है नहीं सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कि सामाजिक शोध अध्ययन में इतिहास के प्रभाव घातक हो सकते हैं, तो ये बात है सही। लेकिन अध्ययन के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं उत्तरदाताओं की राय और दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं कर सकती, ये आंसर है गलत, यानी ए कथन सही है एंड रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, देखो कथन, ये जो अभी कथन है वो सही है क्योंकि सामाजिक शोध अध्ययन के दौरान ऐतिहासिक घटनाएं जैसे राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक संकट या अन्य कोई भी सामाजिक बदलाव वगैरह का प्रभाव वास्तव में शोध की वैधता के लिए महत्वपूर्ण और संभावित रूप से घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकता है। ऐतिहासिक प्रभावों के रूप में जाने जाने वाली घटनाएं उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण, राय या बिहेवियर को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे अध्ययन के परिणाम भी यानी उसके रिजल्ट भी इफेक्ट हो सकते हैं। आर गलत है क्योंकि अध्ययन के दौरान होने वाली घटनाएं उत्तरदाताओं की राय दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। बाहरी वातावरण में परिवर्तन इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि उत्तरदाता कुछ मुद्दों को कैसे देखते हैं और निष्कर्षों को पक्षपाती या विकृत कर सकता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की धारणा एक है। ऑप्शन कह रहा है खंडित मापदंड, सामाजिक भेद, नैतिक कानून, और जो डी ऑप्शन है परिस्थिति जन्य नैतिकता। यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, आप एक बार इसको भी देख लीजिए। चलिए जो इसका राइट आंसर होगा, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की धारणा है एक नैतिक कानून। क्या है? ऑप्शन नंबर सी नैतिक कानून यानी मॉरल लॉ। तो श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की एक धारणा जिसे इमैनुअल कांट ने नैतिक कानून के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में पेश किया है, यह एक बिना शर्त दायित्व को संदर्भित करता है जिसका पालन परिस्थितियों या व्यक्तिगत इच्छाओं की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए। कांट के अनुसार क्या कहते हैं कांट जी, की श्रेणीबद्ध अनिवार्यता नैतिक आवश्यकता के आधार पर कार्रवाई का आदेश देती है, ना कि परिणामों या स्थितियों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, किसी अवधारणा के अनुभवजन्य प्रतिरूप को कहा जाता है। किसी अवधारणा के, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ। किसी अवधारणा के अनुभवजन्य प्रतिरूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्माण, परिभाषा, परिकल्पना या चर। ठीक है, एक बार इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है कि किसी अवधारणा के अनुभवजन्य प्रतिरूप को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है चर। क्या कहते हैं? चर यानी वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, चर। ठीक है। चर एक अवधारणा का अनुभवजन्य प्रतिरूप है जो शोध में अवधारणा के मानवीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। चर का उपयोग अमूर्त धारणाओं का क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है ताकि अनुभवजन्य अध्ययनों में परखा, देखा या मापा जा सके। यदि जैसे मान लो कि यदि बुद्धिमत्ता अवधारणा है तो IQ स्कोर उसका क्या है? चर हो सकता है जो अनुभवजन्य रूप से दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? सो ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, टू रेनफोर्स द मैसेज, सी है टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है कि रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार। फीडबैक मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, रोल मीन्स भूमिका। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये भी सही है। टू रेनफोर्स द मैसेज, ये भी सही है। टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग, अरे यार ये भी सही है। और ऑल ऑफ द अबव, ये भी सही है। मतलब ये सही है, मतलब तीनों ऊपर के सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। आपने इसको मॉक टेस्ट की तरह दिया होगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आती रहूँगी, चाहे वीडियो लेट आए लेकिन आएगी इम्पोर्टेंट ही। ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगी जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। इम्पोर्टेंट ही चीज़ें होंगी जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।